जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज पुनः करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लेकर आया हूं। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक दिन की तरह सारी जानकारी को नोट जरूर कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर आपके ये काम आएंगी। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर। अब दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक्चुअली राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि एक केंद्र की योजना है, जी हाँ, ये केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना है ये। अब दोस्तों, ये कौन सी योजना है तो मैं आपको बता दूं कि ये केंद्र सरकार की योजना जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस पर कुछ संशोधन किया गया है और अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर। दोस्तों, ये जो योजना है मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए, पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य रूप से ये योजना है। एक बात आप ये जरूर याद रख लेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2025-26 तक दोस्तों इसके लिए, अर्थात इस योजना के लिए, ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा 34,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 34,000 करोड़ रुपए की राशि का इसके लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में बता दूं कि अभी जो इस योजना में जो संशोधन किया गया है या इस मिशन में जो संशोधन किया गया है, इसके तहत दोस्तों कुल 15,000 बच्चियों, अर्थात जो गाय की जो बच्चे होते हैं 15,000 बच्चियों, ठीक है, 15,000 बच्चियों के लिए 30 बछिया पालन केंद्र स्थापित किया जाना है। 30 बछिया पालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों, इसके लिए, अर्थात इस बछिया पालन केंद्र की स्थापना करने के लिए जो भी कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी, अर्थात इससे संबंधित जो भी एजेंसियां होंगी, ऐसे एजेंसियों को दोस्तों कुल पूंजीगत व्यय जो उनका होगा, ठीक है ना, उसका 35% जो है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा, एक सहायता राशि के रूप में उनको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप समझेंगे दोस्तों, बछिया पालन केंद्र की स्थापना के लिए, बछिया पालन केंद्र की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल पूंजीगत व्यय का 35% सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आप इन सारी जानकारी को जरूर नोट कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, और इस पर अभी संशोधन किया गया। ये कैसी योजना है तो केंद्र सरकार की एक योजना है और पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए। दरअसल ऐसे जितने भी लोग जो कि गाय इत्यादि को पालते हैं, ठीक है, तो ऐसे पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए दोस्तों, ठीक है, इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है और 2021-22 तथा 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है, इसके लिए दोस्तों 34,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि 15,000 बछियों के लिए 30 बछिया पालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और जो भी इससे संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी उनको पूंजीगत व्यय का 35% राशि जो है वो सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको बता दें कि अब चूंकि बात यहाँ पर हो रही है पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए, तो दोस्तों ये जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसका एक और उद्देश्य क्या है कि ऐसे जितने भी व्यक्ति जो कि पशुधन क्षेत्र से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ से आपको जानकारी दे दूं कि भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, जी हाँ, दुग्ध उत्पादन, चूंकि पशुधन क्षेत्र की बात हो रही है तो आपको ये जानकारी जरूर रखनी चाहिए। आप इसे अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में पहला स्थान है, जबकि फल और सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दोस्तों कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर है, आप याद रख लेंगे। दुग्ध उत्पादन में
और दुग्ध उत्पादन का संबंध दोस्तों श्वेत क्रांति से भी था, आपको मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। इससे संबंधित वीडियो में डाल चुका हूँ, क्रांति से संबंधित। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान साथियों पहला है। भारत कितने नंबर पर है दोस्तों? पहले स्थान पर है, ठीक है। इस बात को आप जरूर याद रख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। साथियों अगली जानकारी है यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। अब दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसके बारे में बता दें कि ऐसे जितने भी छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे स्तर के जो व्यापारी होते हैं, ऐसे व्यापारियों के द्वारा साथियों कुल 2000 रुपये तक का 2000 रुपये तक के यूपीआई लेन देनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपीआई लेन देनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह लिमिटेशन आप याद रखेंगे दोस्तों, कितनी राशि है? 2000 रुपये है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको बता दें कि प्रोत्साहन स्वरूप 0.1% का प्रोत्साहन, जी का 0.1% का प्रोत्साहन व्यापारियों को दिया जाएगा। 0. कुल लेन देन का 0.1% का प्रोत्साहन व्यापारियों को दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ माफ करेंगे 1500 करोड़ रुपए की राशि 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं उनके द्वारा जो लेन देन किया जाता है, अर्थात यूपीआई लेन देनों की बात हो रही है, तो 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देनों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रोत्साहन स्वरूप 0.1% का प्रोत्साहन जो है व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो केंद्र के द्वारा स्वीकृत की गई है। साथियों यहाँ पे आपको आगे बता दें कि अब जो ये अगली जानकारी आएगी नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को लेकर। तो दोस्तों नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, अब इसका निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? तो नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दोस्तों क्या किया है? नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी दी है। अब दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसकी स्थापना की जाएगी। कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसकी स्थापना की जाएगी। जानकारी आप जरूर नोट करेंगे साथियों। बात किसकी हो रही? नामरूप फॉर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और असम में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों अब इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यहाँ से आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता दोस्तों 12.7 लाख मीट्रिक टन। जी हाँ, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी दोस्तों? इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता आप याद रखेंगे 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का ये उत्पादन करेगा। ठीक है, कहाँ स्थापित होगा दोस्तों?
असम में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसकी स्थापना होगी और वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन ये करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी भारत का व्यापार घाटा को लेकर। अब दोस्तों भारत का व्यापार घाटा, तो यहाँ से आपको बता दें साथियों कि फरवरी 2025 तक, फरवरी 2025 तक भारत का माल व्यापार घाटा, भारत का माल व्यापार घाटा पिछले 42 महीनों के, पिछले 42 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, सबसे निचले स्तर पर, अर्थात 4.05 बिलियन डॉलर, 4.05 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, दोस्तों एक बार देखते हैं। भारत का व्यापार घाटा की बात हो रही है और फरवरी 2025 तक भारत का माल व्यापार घाटा पिछले 42 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया दोस्तों। कितना, तो 14.05 बिलियन डॉलर, अर्थात 14.05 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। तो इस माल व्यापार घाटा के पीछे का कारण क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का कारण जो है सोना, चांदी तथा कच्चे तेलों के आयात कम होने के कारण, आयात कम होने के कारण यह घाटा दोस्तों हुआ है। तो याद रखेंगे फरवरी 2025 तक भारत का माल व्यापार घाटा पिछले 42 माह के सबसे निचले स्तर पर 14.05 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और सोना, चांदी तथा कच्चे तेलों के आयात कम होने के कारण यह घाटा जो है वो हुआ है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। साथियों अगली जानकारी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को लेकर। अब साथियों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, क्या खासियत है इसकी, तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये। अब दोस्तों ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित है, याद रख लेंगे, जम्मू कश्मीर के डल झील के किनारे ये ट्यूलिप गार्डन स्थित है दोस्तों। कितने बड़े क्षेत्र में ये फैला है, तो 55 हेक्टेयर, 55 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला है और दोस्तों इस पे 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं, 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं, इसमें ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं साथियों, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और डल झील के किनारे स्थित है। 55 हेक्टेयर के एक बहुत बड़े विशाल भूक्षेत्र में ये फैला हुआ है। 17 लाख ट्यूलिप के पौधे इसमें लगाए गए हैं दोस्तों। अभी क्या है कि आने वाले 26 मार्च को, अर्थात कल 26 मार्च की तारीख होगी और 26 मार्च को दोस्तों इसे सैलानियों के लिए खोला जाएगा, ठीक है। जितने ही पर्यटक जो कि जम्मू कश्मीर जाते हैं भ्रमण करने के लिए, पर्यटन के इरादे से जाते हैं, ऐसे पर्यटकों के लिए 26 मार्च को इसको खोला जाएगा और इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया जाएगा, मतलब इसके खोला जाएगा किसके लिए, सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए। तो चलिए याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस झील के किनारे है, तो ये डल झील के किनारे स्थित है। कितने बड़े भूखंड में फैला है, 55 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है। 17 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। 26 मार्च को सैलानियों के लिए खोला जाएगा और सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा इसका उद्घाटन साथियों किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। अगली जानकारी दोस्तों सांस्कृतिक संपदा करार को लेकर। अब दोस्तों सांस्कृतिक संपदा करार, तो यहां पे आपको बता दें कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और
संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्तों क्या हुआ है, पुरावशेषों के तस्करी को रोकने के लिए भारतीय पुरावशेषों के तस्करी को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए एक समझौता किया गया है। रोकने के लिए एक समझौता किया गया है। साथियों एक बार फिर से देखते हैं इसको। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सांस्कृतिक संपदा करार हुआ है दोस्तों, भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है ना। सांस्कृतिक समझौता करार के ऊपर एक समझौता किया गया है दोस्तों, एक हस्ताक्षर किया गया है दोनों देशों के बीच में, और इस पे अमेरिका जो है वो भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने में भारत की सहयोग करेगा। अब साथियों यहाँ से आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में, ठीक है ना, कुल अमेरिका से जो है 588 भारतीय पुरावशेष की प्राप्ति हुई है, और इसमें से दोस्तों 297 पुरावशेष जो है ना ये 2024 में प्राप्त किए गए हैं। जी हाँ, 2024 में इसे प्राप्त किए गए। तो एक बार पुनः समझते हैं इसको दोस्तों। देखिए दरअसल क्या है कि सांस्कृतिक संपदा करार हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। उद्देश्य क्या है, भारतीय पुरावशेषों के तस्करी को रोकना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और 588 भारतीय पुरावशेषों की प्राप्ति अब तक भारत ने अमेरिका से की है, और इसमें से 297 पुरावशेष जो है वो अकेले 2024 में ही प्राप्त किए गए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक दोनों ही देशों के बीच एक बहुत ही अच्छी एग्रीमेंट की गई है, बहुत ही अच्छा समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इन बातों को। सांस्कृतिक संपदा करार किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी एकत्रित करते हैं। अगली जानकारी है सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज। अब दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई। अब कहाँ की गई है दोस्तों, तो ये फ्रांस में की गई है। फ्रांस में दोस्तों की गई। फ्रांस में कहाँ की गई, तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है। अब दोस्तों अगर सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार क्षेत्र की बात हो रही है तो यहाँ पे कुल मिलाकर आखिरकार कितना हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा जो एक अनुमानित तय की गई है लगभग 46 मिलियन टन, 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन होने का अनुमान है दोस्तों। अब ये जो सफेद हाइड्रोजन जो खोज किया गया है ये दोस्तों धरती से 1250 मीटर की गहराई में, 1250 मीटर की गहराई में इसको पाया गया है। और दोस्तों इसकी जो एक अनुमानित कीमत आंकी गई है, अनुमानित कीमत कितनी, इसको 92 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ याद रख लेंगे, 92 ट्रिलियन डॉलर क्या है, ये अनुमानित कीमत है, अनुमानित कीमत है। दरअसल दोस्तों वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो दरअसल दोस्तों मीथेन की खोज कर रहे थे, और मीथेन खोजते खोजते उन्हें क्या मिल गया, तो उन्हें सफ़ेद हाइड्रोजन मिल गया। और सफ़ेद हाइड्रोजन भी ऐसा कि सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज, मतलब दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है, फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में की गई है। 46 मिलियन टन भंडार की खोज की गई है दोस्तों, 1250 मीटर की गहराई में पाया गया, और इसकी अनुमानित लागत कितनी है, 92 ट्रिलियन डॉलर इसकी अनुमानित कीमत जो है वो आंकी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं। साथियों अगली जानकारी है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, विनोद कुमार शुक्ला। दोस्तों यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। ये
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता है। अब दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, और साहित्यकारों को दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो विनोद कुमार शुक्ल है, जिन्हें कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया जाना है, दोस्तों ये जाने माने हिंदी साहित्यकार है। जी हाँ, याद रखेंगे, जाने माने ये हिंदी साहित्यकार है, हिंदी भाषा के साहित्यकार है। दोस्तों 59वां, या फिर यहाँ पे एक और जानकारी आप ले सकते हैं कि अभी तक कुल मिलाकर हिंदी भाषा के साहित्यकारों में 12 साहित्यकारों को यह पुरस्कार या यह सम्मान अब तक दिया जा चुका है। जी हाँ, 12 साहित्यकारों को या 12 हिंदी साहित्यकारों को हिंदी भाषा के लिए यह सम्मान दिया गया है, यह सम्मान दिया गया है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात हो रही है। विजेता का नाम आप याद रख लेंगे, विनोद कुमार शुक्ला। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि विनोद कुमार शुक्ला एक हिंदी साहित्यकार है और अब तक 12 हिंदी साहित्यकारों को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भारत का एक सबसे बड़ा सम्मान है। साथियों, अब 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसे आप लोग याद कर लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों ये किनको दिया गया था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में यह दिया गया होगा। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार किनको दिया गया था? तो साथियों संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत के दोस्तों जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य, श्री राम भद्राचार्य, इनको दिया गया था। और उर्दू के लिए दोस्तों, उर्दू के लिए यह पुरस्कार गुलजार को दिया गया था। किन्हें दिया गया था? गुलजार को। तो हम लोग इस वक्त बात किसकी कर रहे हैं? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की बात कर रहे हैं। संस्कृत के लिए जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य को दिया गया था, जबकि उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया था। जाने माने गीतकार है, ठीक है, उर्दू भाषा के, और इनको साथियों क्या दिया गया था? उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और हम लोग बात करें अगर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। हिंदी साहित्यकार है ये, और हिंदी साहित्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। अब तक 12 हिंदी साहित्यकारों को यह सम्मान दिया जा चुका है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भारत में दिया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। और इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, आगामी परीक्षाओं में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अब यहाँ से है दोस्तों प्रश्नोत्तरी का सेक्शन। प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? अब दोस्तों संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, मैंने अभी अभी आपको इसकी जानकारी दी है और आपको इसका उत्तर भी पता है। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, 3400 करोड़ रुपए। जी हाँ, 3400 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत छोटे व्यापारियों के लिए किस मूल्य तक के यूपीआई लेन देन को शामिल किया गया है? अब दोस्तों किस मूल्य तक के यूपीआई लेन देनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये मैंने आपको बताया। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, 2000 रुपए तक। जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी राशि है? 2000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानकारी लेते हैं। नामरूप 4 अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों नामरूप 4 अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया असम में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा कितने बिलियन डॉलर का था? जी हाँ, फरवरी 2025 में भारत का माल व्यापार घाटा कितने बिलियन डॉलर का था? साथियों मैंने जानकारी दे रखी है आपको, 14.05 बिलियन डॉलर। जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, 14.05 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? साथियों कौन से झील के किनारे? मैंने जानकारी दी, एशिया का सबसे बड़ा ये ट्यूलिप गार्डन है और ये डल झील के किनारे स्थित है। 55 हेक्टेयर, ठीक है ना, 55 हेक्टेयर की भूमि पर ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये स्थित है। चलिए आगे बढ़े। और हाल ही में भारत ने सांस्कृतिक संपदा करार किस देश के साथ किया है? तो सांस्कृतिक संपदा करार भारत ने किसके साथ किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? अब दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? तो फ्रांस में खोजा गया है, मोसेल क्षेत्र में। मैंने आपको जानकारी दी, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है? अब दोस्तों हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है, विनोद कुमार शुक्ल। जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ल। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया था, तो संस्कृत के लिए दोस्तों जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य को, जबकि उर्दू के लिए किनको, तो गुलजार को दिया गया था। तो यहाँ से फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 59वां विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, और 58वां मैंने आपको बताया किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया साथियों रामभद्राचार्य जी को, और ये दिया गया था गुलजार को। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान देशों के बाद पहली टीम कौन बनी? साथियों प्रश्न मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान देशों के बाद पहली टीम कौन सी बनी है? कल मैंने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से 2026 फीफा वर्ल्ड कप का जो मेजबानी है वो किया जाएगा, और इन तीनों देशों के बाद ऐसा कौन सा देश है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए या फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कह सकते हैं क्वालिफाई कर लिया है? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी ईरान। आपको क्या लगता है कौन सा सही उत्तर है? कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिए। साथियों आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा होगी, और बहुत अधिक मात्रा में मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सभी आकर के अपना जवाब ऐसे प्रश्नों का जरूर दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को साथियों आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना करें, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखा करें, ताकि आगामी परीक्षाओं में जहां पर करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, आने वाले समय में सफलता निश्चित मिलेगी आपको। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।